आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? और उनके ऊपर में छापे पड़ते थे, केस दर्ज होता था, तो भी अरविंद केजरीवाल ने आज तक उनकी कोई भी आवाज नहीं उठाई। दिल्ली की जो गांव की खेती की जमीन है, जब भी वो एक्वायर होती थी तो उसका मुआवजा किसानों को केवल 2.5 करोड़ रुपया मिलता था, जबकि मार्केट रेट उनका 10 से 15 करोड़ रुपया है। ये सबसे पहले जो दिल्ली में मार्केट रेट मिले गांव की जमीन का, ये डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया था। और बार बार हमने डिमांड करी कि 10-15 करोड़ रुपए की जमीन दिल्ली सरकार केवल 2.5 करोड़ रुपए में ले लेती है, ये गलत बात है, आप इसका मुआवजा को बढ़ाइए। मगर अरविंद केजरीवाल ने आज तक देहात की जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया, खेती की जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया। चाहे देहात में पिछले 20 साल की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े काम हुए सारे हमारे मोदी जी ने किए, सारे भारत सरकार ने किए, और वो मैं कुछ कामों को गिनवाना भी चाहता हूं जिससे देहात का बहुत ज्यादा विकास हुआ है और वहां की जमीनों के भाव भी बढ़े हैं। सबसे पहला काम जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना, ये जो है पोचनपुर की धरती के ऊपर में बना हुआ है। ये पोचनपुर और उसके साथ में बामनोली गांव है, और इन सारे गांवों के बीच में ये जो है बना 26,000 करोड़ रुपए की लागत से, जो कि पूरा एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। ये काम भारत सरकार ने किया। उसके बाद में यूरिया 2 सड़क बनी, जो 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिससे पूरा दिल्ली देहात एक हो गया है। आज अलीपुर से महिपालपुर आने में जो 1.5 घंटा लगता था, नई यूरिया 2 से केवल 20 मिनट का वो रास्ता रह गया है। और उससे अलीपुर की मैं बात करूं, बहादुरगढ़ की बात करूं, जो हरियाणा में आता है मगर हमारा बॉर्डर है, चाहे वो झाड़ोदा गांव है, चाहे वो दिचाव गांव है, चाहे वो नरेला है, बवाना है, ओचंदी है, चाहे मुंडका है, ये सारे गांव की जमीन केवल ये सड़क बनने से, जो पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ की होती थी, आज वो जमीन का भाव 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए हो गया। ये भी मोदी जी की ही देन है। उसके बाद में नजफगढ़ हॉस्पिटल, जो पिछले 40 साल से नहीं बना था, जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, जब मैं सांसद था, जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे यहाँ पे देहात में कोई हॉस्पिटल आज तक नहीं बना है पिछले 20 सालों में, उन्होंने तुरंत ही 100 करोड़ रुपए हमें दिया। आज वो हॉस्पिटल बनकर तैयार है। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी को जो सबसे ज्यादा चोट पहुंची, वो ये तब पहुंची जब पिछले 1 साल में दिल्ली ग्रामोदय योजना, जो हमारे दिल्ली के एलजी साहब हैं वीके सक्सेना जी, उन्होंने ये योजना को शुरू किया। 960 करोड़ रुपए का विकास केवल दिल्ली देहात में पिछले 1 साल में हो चुका है। अगर ये भी किसी की देन है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की देन है। ये बहुत सारे काम किए, चाहे नरेला तक मेट्रो पहुंची, उसके बाद में नजफगढ़ पहुंची, मुंडका पहुंची, बवाना पहुंची, ये और अभी रोशनपुरा गांव में जो वेस्ट कैंपस की शुरुआत करी है, द्वारका में लॉ के वहां पे कॉलेज की शुरुआत करी है, ये भी जो काम किए सारे मोदी जी ने किए। केजरीवाल विकास का एक काम नहीं बता सकता। आज वो कहते हैं कि, और वो पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि सेंटर की ओबीसी लिस्ट में जाटों को डालना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है ये पूरी कहानी। आज जो वो जाटों के ऊपर, और एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, हमको सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए, आज उसको जाटों की याद आ रही है। तो ये बात अच्छी तो है, मगर जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं, केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं और हर बात पर झूठ बोलते हैं। अब ये जो केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट का मामला है, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार जो नेशनल ओबीसी कमीशन है, उसको अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दिया था 2018 में। उससे पहले इसके पास में संवैधानिक दर्जा नहीं था। इसके किसी भी डिसीजन को कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाता था। जब इसको संवैधानिक दर्जा मिला, उसके बाद किसी भी जाति को ओबीसी लिस्ट में, सेंटर की लिस्ट में जुड़ने का क्या प्रावधान होता है,
उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो प्रावधान ऐसे होता है कि सबसे पहले जो स्टेट बॉडी है, जो स्टेट की सरकार है, जैसे केजरीवाल सरकार थी, पहले वो यहां पर अपने पास में प्रस्ताव पास करती है और उस प्रस्ताव को नेशनल ओबीसी कमीशन में भेजती है। पिछले 10 सालों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को कई बार ऐसा मौका तो मिला जब उन्होंने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया और उसमें भर भर कर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द बोले, उसमें भर भर कर हमारे दिल्ली के एलजी साहब को अपशब्द बोले, मगर 10 साल में एक भी बार उन्होंने विधानसभा में सेंटर के पास में जाट ओबीसी लिस्ट में जाटों को डाला जाए, इसका प्रस्ताव एक बार भी पास नहीं किया। 10 साल में एक बार भी पास नहीं किया। जो इनके पूर्व मुख्य जो थे मंत्री कैलाश गहलोत जी, उन्होंने 2 बार पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि दिल्ली के जाटों को नेशनल ओबीसी लिस्ट में अगर डालना है, सेंटर लिस्ट में डालना है, तो आपको दिल्ली विधानसभा से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। उसके बाद में नेशनल ओबीसी कमीशन जो है वो वहां पर जन सुनवाई करता है, उसके बाद में उसको लिस्ट में डालता है। मगर उन्होंने कैलाश गहलोत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कैलाश गहलोत जी के साथ में दिल्ली देहात भी ये मांग बहुत बार दिल्ली के मुख्यमंत्री से कर चुका था कि आप हमारी रिकमेंडेशन कर दीजिए, मगर केजरीवाल ने स्पेशल सत्र कई बार बुलाए, हजारों बार बुलाए, और हजारों बार बुलाकर बीजेपी के नेताओं को बहुत ज्यादा गालियां दी, मगर कभी भी किसी भी जाति को सेंटर लिस्ट में डालने का रिकमेंडेशन नहीं किया। मैं केवल जाट की बात नहीं कर रहा, किसी भी जाति का रिकमेंडेशन नहीं किया। और आज वो ये सारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। और आज तक जो जाटों को रिजर्वेशन आसपास के राज्यों में मिला है, ये भी मैं आपको बताता हूं कि किसने दिया और कब मिला। सबसे पहले रिजर्वेशन जो मिला यहां पर उत्तर प्रदेश में, वो मिला सन 2000 में 10 मार्च 2000 को, और वो हमारे उस समय के मुख्यमंत्री होते थे राम प्रकाश गुप्ता जी। मेरे पिताजी उनसे मिले थे, बहुत सारे जाट संगठन उनसे मिले थे कि आप इसको जो है स्टेट की जो आपकी ओबीसी लिस्ट है उसमें जाट रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में जाट रिजर्वेशन कोटा देने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर हिमाचल में जाट रिजर्वेशन देने का काम किसी ने किया, उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसके साथ में सन 2010 में उत्तराखंड में अगर जाटों को किसी ने रिजर्वेशन दिया, उस समय के वहां के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सन 2000 में जाटों को रिजर्वेशन दिया। और इसी के साथ में जब 1999 में अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय जब हमारी सेंटर में जो है एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सेंटर को जो है रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसको हमारे जाटों को सेंटर लिस्ट में डालिए। तब वाजपेयी जी ने राजस्थान के जाटों को सेंटर लिस्ट में डालने का काम किया। यानी कि जाटों को उत्तर भारत में, क्योंकि जाट तो ज्यादातर उत्तर भारत में ही है, तो उत्तर भारत में चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, जहां पर भी अगर जाटों को रिजर्वेशन देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। केजरीवाल को तो जाटों से बदबू आती है। केजरीवाल के घर तो जाटों की एंट्री नहीं हुई कभी आज तक। केजरीवाल जी ने आज तक डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का समाधि स्थल के ऊपर में कोई भी शब्द नहीं बोला कि इतने बड़े जाट नेता हुए दिल्ली के, उनका समाधि स्थल तो बनवा दीजिए, क्योंकि सरकारी जमीन पर उस समय जब उनकी अंत्येष्टि हुई थी तो वो स्टेट ऑनर के साथ हुई थी। तो उसके ऊपर भी आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली देहात में एक भी नया कॉलेज नहीं बनाया, एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई विकास का काम नहीं हुआ। मगर चुनाव से 20 दिन पहले और सबसे ज्यादा
उनको जो दुख हो रहा है वो ये हो रहा है कि मैं उनके सामने चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं अगर कोई अच्छे काम कर रहा हूं, यहां की लाडली माता बहनों की सेवा कर रहा हूं, तो वो मुझको देशद्रोही कह रहे हैं। वो कह रहे परवेश वर्मा देशद्रोही है। पूरे दिल्ली देहात में इस बात का इतना गुस्सा है। लोग मुझे कह रहे हैं, संगठन कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी के किसी नेता की गांव में एंट्री भी नहीं होगी। मेरे को देशद्रोही कह रहे हैं, मेरे पिताजी का समाधि स्थल नहीं बना रहे हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जाटों के किसान नेता, इतने बड़े नेता थे, उनका समाधि स्थल नहीं बनाया, और ये जाटों के हित की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। तो अगर दिल्ली की मैं बात करूं, तो अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले दिल्ली में जाट मुख्यमंत्री बनाया था, उनका नाम था डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा। तो अगर जाटों को किसी ने सम्मान दिया है देश में, दिल्ली में, तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उन हमारे नेताओं का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी, और आज के प्रधानमंत्री, जो पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। ये सब लोगों ने जाटों को सम्मान देने का बात किया है, और जो जाटों को घर में नहीं घुसने देते थे, गालियां देते हैं, देशद्रोही कहते हैं। हमारे जाट सैनिकों ने पाकिस्तान पे जाके वहां पे दुश्मनों को मारा था, और ये उन्हीं के ऊपर में सवाल उठाता था अरविंद केजरीवाल। जितने भी देश में जो भी जाट हैं अपना फोर्सेस में, ये उनके ऊपर में सवाल उठाता था। तो हमारी मार्शल कौम के ऊपर में सवाल उठाने की अरविंद केजरीवाल की हिम्मत हो जाती है, उसके बाद में वो उनका हितैषी हो जाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। तो मैं आज आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली की सारी देहात की सीट, चाहे वहां जाट रहते हैं, गुज्जर रहते हैं, राजपूत, त्यागी, यादव, सारी 36 बिरादरियों ने फैसला किया है दिल्ली देहात में कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं देनी है, इनके नेताओं को घुसने नहीं देना। और अरविंद केजरीवाल को मैं चुनौती देता हूं कि दिल्ली देहात में जाकर देखिए, आपको वहां पर लोग काला झंडा दिखाने को तैयार हैं, आपकी वहां पर लोग जमानत जब्त करने को तैयार हैं। जब उनको लग रहा है कि नई दिल्ली सीट हार जाएंगे, उनको हारती भी दिख रही है, तो आज मेरे ऊपर में वो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि मैं वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहा हूं, मैं जॉब फेयर करवा रहा हूं, मैं लाडली योजना चला रहा हूं। अगर आपने 11 साल में कुछ एक काम भी किया होता तो आपको ये चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये चुनाव लड़िए, शांति से लड़िए, बिना भेदभाव के, बिना हमको जातियों में बांटकर, और उसके बाद में दिल्ली की जनता के ऊपर में फैसला छोड़ दीजिए। आप सभी अब सवाल ले सकते हैं, प्लीज। आपने जाटों पर तो जवाब दे दिया, लेकिन सबके बीच में अभी अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंच गए, कह रहे हैं कि 1100 रुपए देकर के आप वोट खरीद रहे हैं और झांसा दे रहे हैं नौकरी का, उसके खिलाफ आपके खिलाफ चुनाव आयोग करें। देखिए, आज तो वो लाडली योजना के ऊपर नहीं पहुंचे हैं, आज वो जॉब के ऊपर पहुंचे हैं। 11 साल में पूरे दिल्ली में एक भी युवाओं को सरकारी नौकरी दिल्ली सरकार ने नहीं दी। नई दिल्ली विधानसभा में मैं सारे युवाओं से पूछ रहा हूं, आपको हैरानी होगी इस बात को सुनकर कि पिछले 5 दिन में 5200 केवल नई दिल्ली विधानसभा के युवाओं ने एप्लीकेशन दी है कि हम यहां पे बेरोजगार हैं। 5201 विधानसभा में, सोचिए इतना बड़ा नंबर, यानी कि 1,09,000 की संख्या है वोटर्स की, उसमें लगभग 5% लोग युवा बेरोजगार हैं, और अभी तो पता नहीं कितनी एप्लीकेशन आना बाकी है। अगर मैंने 50 से ज्यादा कंपनियों में बात किया और वो लोग कह रहे हैं कि हम इनका इंटरव्यू करेंगे, इनको